अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि उसमें मैंने 9.2 की बहुत सारी डिटेल समझाई थी, फिजिबल रीजन और उसके साथ कैसे एरिया फाइंड करना है, मतलब काफ़ी डिटेल से वो मैंने समझा दी है। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि साथ ही ना 2 दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन तबीयत ने साथ नहीं दिया, तो इस वजह से ये लेक्चर भी काफ़ी लेट हो गया, 3-4 दिन लग गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो कोशिश यही होगी। ऑलमोस्ट स्कूल से भी छुट्टियां वगैरह मिल चुकी हैं, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। तो कोशिश यही है कि इन दिनों के अंदर कम से कम चैप्टर नंबर 10 और 11 को कवर कर लिया जाए। बस अल्लाह ने हिम्मत देनी है, तो फिर ये काम हो जाना है जल्दी से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो पहले मिल सके, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे होते हैं वीडियोस। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको इससे फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही लेक्चर आएगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आपको वीडियो ढूँढनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे होगी उस लेक्चर की वीडियो। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अलावा 4, 5, 6 जो कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की तरह है या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसी का ही इंतजार होगा कि वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे, कौन सा उसका इजी मेथड होगा। देखते हैं कि जो मैंने मेथड यहाँ पे आपको समझाना है वो आपको इजी लगता है या आपको वो मुश्किल लगता है, या उसको कैसे इजी बनाया जा सकता है। ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। 2 पार्ट्स गिवन है इसके भी हमें, दोनों में अब लिखा क्या हुआ पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिर्फ मैक्सिमम फंक्शन को फाइंड किया था, यानी वैल्यू को। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है। उसके साथ साथ कंडीशन भी गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है फिलहाल जो फर्स्ट क्वेश्चन है। चूंकि क्वेश्चन 2 में भी आपको याद होगा, ये जो पहला सवाल था उसमें 2 वैल्यूज थी ली थी, यानी 2 फंक्शन की वैल्यूज गिवन थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था उसमें 3 फंक्शन की वैल्यूज थी। यहाँ पे भी ऐसा ही काम है, पहले पार्ट में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, और उसके साथ जो है नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें 2 इक्वेशंस गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन 1। x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2, और जिस तरह से हम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 एंड 2 आर। तो वो क्या होगा, उसमें से हम ये इक्वलिटी की सिर्फ साइन लिखेंगे, ग्रेटर देन वाला साइन और लेस देन वाले साइन रिमूव कर देंगे। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, और साथ में मैंने क्योंकि बताया हुआ था कि हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने ही होते हैं, बाद में भी फाइंड करने होते हैं, तो मैं उस पैटर्न को कंटिन्यू रख रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा चीजें ना याद रखनी पड़े, ताकि आप बाद में अगर पेपर के दिनों में भी सिर्फ देख रहे हैं जस्ट रीड करने के लिए, तो आपको फौरन उसको देख के समझ आ जाए कि ये मैंने इस तरह से पढ़ा था, तो पूरे चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आपको इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज आगे पीछे होती रहती हैं। तो मैंने एक ऐसा पैटर्न बताया था, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपको नई चीजें जो है उसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं इक्वेशंस को मेंशन कर देता हूँ। पहली इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। तो अब क्या करते हैं, जिस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सेम वहां पे यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो बॉक्स बना लूंगा, क्योंकि पहला काम हमारा क्या है, पॉइंट्स को फाइंड आउट करना। x y और फिर यहाँ पे 0 एंड 0। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, x y 0 एंड 0।
अब फिर क्या करना है, हमने पहले x की जगह पे 0 पुट करना है, फिर y की जगह पे 0 पुट करना है, और वहां से हमें 2 पॉइंट्स, यानी एक इक्वेशन से 2 पॉइंट्स और दूसरी इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो पहले पुट x इज इक्वल टू 0, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 2, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, सो ये होगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। सेम यहाँ भी यही करते हैं, सो पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5, और सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, सो पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 10, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10, ये इसकी वैल्यूज आ गई है। तो इन वैल्यूज को हम पहले बॉक्स में लिख लेते हैं और फिर उसके बाद पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। यहाँ से आया है 2, यहाँ से आया है 1, यहाँ से आया है 5 और यहाँ से आया है 10, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई है। तो पॉइंट ए बी सी एंड डी जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ए पॉइंट आया है 0 एंड 2, बी पॉइंट आया है 1 एंड 0, सी पॉइंट आया है 0 एंड 5, और इसी तरह से डी पॉइंट आया है 10 एंड 0। ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब मैं देखूंगा कि क्या ये दोनों कंडीशन जो है ये ट्रू है या फॉल्स, यानी इक्वेशन जो हमें गिवन थी उनको चेक करते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले 2x प्लस वाई इस फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो ग्रेटर देन 2 लिखी हुई थी, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज लेस देन 10। तो यहाँ पे करेंगे पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, यहाँ भी पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 2, 0 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हो गई फॉल्स। यहाँ पे करेंगे 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन 10 एंड 0 इज लेस देन 10, तो ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, ट्रू हो गई है। अब चूंकि ये ट्रू हो चुकी है तो फिर अब हमने क्या करा, ट्रू और फॉल्स फाइंड हो गया। अब हमने ये देखना है कि क्या ये पॉइंट्स पे किसी पॉइंट पे ज्वाइन तो नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर बात है जब ये इक्वेशन हम फाइंड करेंगे तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे ज्वाइन होंगी, तो उस चीज के लिए हमें जो काम करना है वो पहले से ही हम यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। अब वो करना क्या होता है, वो सिंपल जो ये वाली इक्वेशन गिवन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको मैं a का नाम दे रहा हूँ, और जो दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको मैं नाम दे रहा हूँ b का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वजह से a और b की वजह से कोई भी एक वैल्यूज निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सो इसको अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, ये हो जाएगी स्टेरिक। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इंटू इक्वेशन a, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 2, और यहां से हो जाएगा 20 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 2, 20 को वहां ले जाते हैं, माइनस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 20, सो माइनस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 18, सो y इज इक्वल टू 3 6 18, ये y की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, पुट इन स्टेरिक यहां पे लिख लेते हैं। सो यहां पे जब लिखेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां पे इसको सेपरेट करने के लिए लाइन लगा लेते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो p ऑफ x एंड y, so p of x and y is equal to p of minus 2 and 6, तो ये पॉइंट आ गया। अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास ये फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि जाहिर बात है वो एरिया शेड होगा तभी पता चलेगा, फिर उसकी मदद से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। सो अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं।
सो ग्राफ के लिए जो हमें फर्स्ट पॉइंट फाइंड किया था वो था 0 and 2। तो यहाँ पे ये 1 कर लेते हैं और यहाँ पे ये 2 कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि 1 and 0 जो है वो सेकंड पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया आपके पास आएगा वो इस तरह से बन जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक हो गया, ये हो गई L1, लाइन 1 हो गई है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आपके पास जो एरिया था 0 and 5, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास ये हो गया 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम इस पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं। अब इन लाइंस को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूं तो आपके पास इस तरह से ये ग्राफ कुछ बन जाएगा, इस तरह से। ये हो गया आपके पास L2। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ हमें स्टेटमेंट यानी कंडीशन भी गिवन थी इसके साथ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो इसका मतलब अब जो एरिया शेड होना है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया शेड होना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो अब हम उसको शेड कर लेते हैं और उसमें देखते हैं हमें क्या नया देखने को मिलता है। सो दो चीजें हैं इस एरिया के अंदर। पहली, लाइन 1 के लिए जो इक्वेशन थी वो आपको याद होगा, वो थी फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन के लिए वो एरिया शामिल है जिसमें 0 शामिल ना हो। यानी यहाँ पर अगर मैं आपको लिख दूं कि ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन वाला 0 and 0, वो यहाँ पे शामिल नहीं है इस लाइन 1 के लिए, L1 के लिए, इस लाइन के लिए। इसका मतलब इससे अबाउ जो ये वाला एरिया है ये शेड होगा। इस लाइन के लिए बिलो द लाइन जा रहा है क्योंकि वो एरिया होगा जिसमें 0 शामिल हो, तो वो यहाँ पे जब आएगा तो ये लाइन उसको रोक देगी, उस एरिया को। तो इसका मतलब जो एरिया शेड होना है वो एग्जैक्टली ये वाला एरिया होगा, जो कि यहाँ पे मैं अभी शेड भी कर रहा हूँ। सो ये वाला एग्जैक्ट एरिया आएगा जो कि हमने फाइंड करना था। इसको जल्दी से पहले शेड कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकालना है क्योंकि उसकी वजह से हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी फाइंड आउट करना है। और अब देखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या वो भी इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि लाइन तो ज्वाइन हो रही है और वो लाइन ऐसी जगह पे ज्वाइन हो रही है जहां पे आपके पास जो एरिया शेड हो रहा है वो उसमें शामिल नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी एक चीज आपको यहाँ पे आज बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखें, ये लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन हुई है, तो एरिया जो है वो यहाँ तक शेड हो रहा है। इसका मतलब वो इस लाइन से शेडेड एरिया से बाहर निकल गया है। तो इस चीजों का भी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो एक्चुअल एरिया होता है वो ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर वो पॉइंट्स जो है वो सारे शामिल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है वो उसमें ये वाला पॉइंट जो है वो शामिल नहीं है। तो अब जो चेकिंग करनी है हमने कॉर्नर पॉइंट के लिए, उसमें ये वाला पॉइंट जो है वो शामिल नहीं होगा। सो आपने इस चीज का ख्याल करना है और उसके हिसाब से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अब मुझे पता चल चुका है कि इसका जो एरिया है वो कौन सा था, वो भी निकल आया है, कॉर्नर पॉइंट्स का भी पता चल चुका है। सो अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो आती है यहाँ पर चेकिंग की। सो पहले तो मैं मेंशन कर देता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स को, तो वो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे होंगे। एक 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। सो मेंशन कर लेते हैं द कॉर्नर पॉइंट्स और एक्स प्राइम, ये एक्स। अच्छा जी, और फर्स्ट था आपके पास 0 and 2, 0 and 2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 1 and 0, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 0 and 5 और एंड 10 and 0। ये चार के चार पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, नाउ फॉर द गिवन कंडीशन टू चेक मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जिस तरह से मेंशन किया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर दें।
तो वो है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी इसमें जो पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हमें मिले हैं वो यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा। तो पहला होगा एफ ऑफ 0 एंड 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 implies that f of 0 and 2 is equal to 5 0 0 2 2 4। तो यहां से 4 आ गया। नेक्स्ट f of 1 and 0, 5 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 0, so implies that f of 1 and 0 is equal to 5 1 ज़र 5। ये पॉइंट आ गया। अब ये वैल्यू तो फिलहाल तो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या होता है। f of 0 and 5 is equal to 5 multiplied by 0 plus 2 multiplied by 5, so f of 0 and 5 is equal to 5 2 ज़र 10, ये आ जाएगा। एंड f of 10 and 0 is equal to 5 multiplied by 10 plus 2 multiplied by 0 implies that f of 10 and 0 is equal to 5 10 5 ज़र 50। तो मुझे जो सबसे कम वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे वो 4 0 एंड 2 वाले पॉइंट से नजर आ रही है जो मिनिमम वैल्यू है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 एंड 0 से यहाँ पे नजर आ रही है। सो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मिनिमम वैल्यू इज 4 एट द कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 2, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 50 एट द कॉर्नर पॉइंट 10 एंड 0। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन 2 था वो इसी के साथ रिलेटेड था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है कि यहाँ पे हमें क्या करने को कहा गया है कि मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करें। बस यही चेंज था इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई 7x प्लस 21y। ये कंडीशन गिवन, मतलब जिसके थ्रू हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। उसके बाद हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। सो सॉल्यूशन गिवन दैट 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन 1। फिर है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये हो गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये हो गई इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशन हो गई। अब यहां पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 2 एंड 3 आर। तो वो आ जाएंगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये सेकंड। और थर्ड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। सो इसको सेपरेट कर लेते हैं यहां से, और ये हो जाएगा यहां से। अच्छा जी, अब बॉक्स बनाएंगे x और y फाइंड करने के लिए। x y 0 एंड 0, ये हो गया। यहाँ पे भी सेम x y 0 एंड 0, x y 0 एंड 0, ठीक है। सो पहले मैं सारी x की वैल्यूज पुट करूंगा, फिर उसके बाद y की वैल्यूज पुट करूंगा ताकि सीक्वेंस बरकरार रहे। जैसे जी पुट x इज इक्वल टू 0,
So 2 multiplied by 0 plus y is equal to 2 and y is equal to plus 2. यहाँ भी put x is equal to 0. So 2 multiplied by 0 plus 3y is equal to 6. 3y is equal to 6 and y is equal to plus 2. ठीक हो गया. नेक्स्ट होगा put x is equal to 0. 0 plus 2y is equal to 8. 2y is equal to 8 and y is equal to 4. ये आ गया आपके पास. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं. तो उसके लिए होगा पुट y is equal to 0. 2x plus 0 is equal to 2. 2x is equal to 2 and x is equal to 1. सेम यहाँ पे होगा पुट y is equal to 0. 2x plus 3 multiplied by 0 is equal to 6. 2x is equal to 6 and x is equal to 3. ये दो पॉइंट्स एक आए हैं, यानी लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी इन दोनों पॉइंट्स पे. तो इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इन दोनों लाइंस का था वो तो यहीं से मिल गया है कि किस पॉइंट पे टच करेंगी. हाँ, रह जाता है वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे इसके अलावा जो है वो तीसरी लाइन किस पॉइंट पे टच करेगी, वो जरा देखना पड़ेगा. अच्छा जी, नेक्स्ट होगा पुट y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे होगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8. ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं, इसको लिख लेते हैं. तो ये हो गया 2 1 2 एंड 3 4 एंड 8. ये हो गया a पॉइंट आया है 0 एंड 2. B पॉइंट आया है 1 एंड 0. C पॉइंट आया है 0 एंड 2. D पॉइंट आया है 3 एंड 0. E पॉइंट आया है 0 एंड 4 और F वाला पॉइंट आया है 8 एंड 0. सो चेकिंग करने के लिए क्या लिखेंगे? 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 2. यहाँ पे होगा 2x प्लस 3y इज लेस देन 6 और यहाँ पे होगा x प्लस 2y इज लेस देन 8. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. यहाँ भी पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 और यहाँ भी पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 2. 0 इज ग्रेटर देन 2. ये एक वैल्यू आ गई. यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन 6. 0 इज लेस देन 6. 0 plus 2 multiplied by 0 is less than 8. 0 is less than 8. तो यहां से आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू यहां से हो गई है फॉल्स, क्योंकि 0 ग्रेटर नहीं है. यहाँ पे ये वाली वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ट्रू है. ठीक हो गया. अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो लाइंस है आपके पास, मैं पहले लिख लेता हूं, जो इस तरह से आई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. इक्वेशन ए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. इक्वेशन बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. इक्वेशन सी. तो ये तीनों इक्वेशंस हैं. अगर मैं ए और बी को देखूं, अगर सॉल्व करूं, तो उन दोनों से होगा क्या? उन दोनों से हमें कॉर्नर पॉइंट जो है वो एक मिल चुका है, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट हमें 2 एंड 2 यहाँ पे मिल गया है. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं और इसके लिए पॉइंट्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है. तो अगर इन पॉइंट्स को देखें, यानी ये 2 से आगे इंक्रीज करके जा रहा है ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा है. तो मुझे लग रहा है कि ये वाले जो पॉइंट्स है ये भी इसके साथ टच नहीं होंगे. ठीक हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हमने चेक करना होता है. तो मैं इसके लिए पहले ग्राफ ड्रा, क्योंकि हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं सॉल्व किया जिससे हम ग्राफ पहले ड्रा करें और उसके बाद देखें कि वो कौन सा एरिया उसमें एग्जैक्टली शामिल होता है और वो पॉइंट्स के लिए कौन सी इक्वेशन को यूज किया जाता है. सो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल ड्रा द ग्राफ एंड देन चेक इफ it is necessary or it is required. Then we have to find the condition points of equation A and B using equation A and B, equation A and C, B and C. Otherwise we have just
ड्रा द ग्राफ, शेड द एरिया एंड नेक्स्ट फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो उस पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हमें मिलता है। तो अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था 0 एंड 2, तो यहाँ पे हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये दोनों लाइंस के लिए यही वाला पॉइंट ही रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे वैल्यू आई थी एक पॉइंट के लिए 1 और दूसरे पॉइंट के लिए आई थी 2, तो 1 एंड 2 यहाँ पे वो भी लगा लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है 3 था यहाँ पे, क्योंकि 0 एंड 2 था, 0 एंड 2 था, फिर उसके बाद 0 1 एंड 0 एंड 3 एंड 0। ठीक है, 4 पॉइंट था 0 एंड 4, सो 2 3 एंड 4। यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई, यहाँ से आई थी 8, तो 3 4 5 6 7 8 ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन लाइंस को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। अच्छा जी, पहली लाइन जो है वो यहाँ से यू करके ड्रा होगी, सो ये हो गई L1 लाइन 2। नेक्स्ट है 3 एंड 2, तो इसको यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन जा रही है इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन है 4 एंड 8, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी, तो ये L2 L3। देखें ये दो लाइंस आपस में टच कर रही है, ये लाइन इस लाइन को 1 के ऊपर इस पॉइंट पर टच कर रही है, इसका मतलब ये वाला एरिया इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हमें गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर याद हो तो उसमें हमें जो पॉइंट मिला था वो इस लाइन से बाहर था, तो वो शामिल ही नहीं था, यानी उसका आंसर जो था वो इसमें शामिल ही नहीं था कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर। तो इसका मतलब हमें ए और सी को फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, ए और बी को पॉइंट्स का फॉर्म मतलब सॉल्व करने की जरूरत थी, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पहले ही मिल चुका है, जो कि ये वाला पॉइंट थे कि पी ऑफ एक्स और वाई जो है वो यहाँ पे हमें पहले मिल चुका है, 2 वाला पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं जो एरिया शेड होने, पहले उसको देख लेते हैं कि उसके लिए उसमें कौन सा, क्योंकि ये एरिया भी आ रहा है, ये एरिया भी आ रहा है और ये एरिया भी आ रहा है। अब लाइन 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें वो एरिया शामिल है जिसमें 0 शामिल ना हो, यानी 0 ना लिखा हो, तो उसके लिए तो जो एरिया आ रहा है वो ये 0 एंड 0 ये वाला एरिया तो उसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से ऊपर वाला जो एरिया है वो शामिल होगा। इस लाइन के लिए ट्रू था, तो इसका मतलब इससे लाइन से नीचे वाला एरिया सारा, लेकिन इसने इसको रोक दिया। इस लाइन के लिए भी ट्रू था, तो वो आके यहाँ पे रुक गया, तो चूंकि यहाँ पे रुक गया तो इसका मतलब इसको नीचे नहीं जा सकता, तो ये एरिया तो इसमें से इस लाइन की मतलब इसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है किस्म से, इसका लिखे ना लिखे एक ही बात है। अच्छा जी, अब जो एरिया शेड हो रहा है वो एग्जैक्ट एरिया जो है फिजिबल रीजन का वो ये आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं, एक ये 0 एंड 2 दोनों लाइन के लिए था वो भी मिल चुका है, 1 एंड 0 एंड 3 एंड 0, तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गए हैं, जो कि मैंने फाइंड भी यही करने थे। तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा द कॉर्नर पॉइंट्स आर द कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 एंड 2 पहला पॉइंट, दोनों के लिए चूंकि सेम रहेगा तो एक ही दफा लिखेंगे, रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 1 एंड 0 एंड 3 एंड 0, ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, जो कि स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के साथ मेंशन कर रहा हूं, यहां भी लिखेंगे नाउ फॉर द गिवन कंडीशन टू चेक मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। ठीक है, वी हैव टू यूज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो वो क्वेश्चन था 7x प्लस 21y, 7x प्लस 21y। अब इसमें हम क्या करते हैं, बारी बारी वैल्यू लिखते हैं। एफ ऑफ
0 and 2 is equal to 7 multiplied by 0 plus 2, 21 multiplied by 2. So implies that f of 0 and 2 is equal to, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42 और प्लस 0, ये तो खत्म हो गया। अच्छा जी, f of 1 and 0, 7 multiplied by 1, 21 multiplied by 0. So f of 1 and 0 is equal to 7। और नेक्स्ट आंसर है f of 3 and 0, तो 7 multiplied by 3 plus 21 multiplied by 0. So f of 3 and 0 is equal to 7 3 are 21। ठीक हो गया। सो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है वो 42 है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है। तो हमें जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका है। अब इसको मेंशन करने की बारी है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और वो आपके पास आएगा मैक्सिमम वैल्यू इज 42 एट द कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट 0 and 2, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू इज 7 एट द कॉर्नर पॉइंट 1 and 0। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने ये नया सीखा कि अगर आप पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में हमें इस तरह से पहले पता चल जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में दो सेम पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें वो जो नेक्स्ट थर्ड लाइन होती है वो उससे स्किप ही हो जाती है। लेकिन वो जरूरी नहीं है, किसी किसी केस में ऐसा होगा। अदरवाइज इस केस में हमने ये भी देखा कि जो बाकी पॉइंट्स थे उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो लाइन थी वो यहाँ पे टच नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब ये लाइन शामिल नहीं थी, तो इसलिए हमने वो पॉइंट्स फाइंड नहीं किए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका था जो कि जरूरी था। दूसरा ये वाला इस लाइन से बाहर निकल गया था, यानी वो इस एरिया में शेड ही नहीं हो रहा था और इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, यानी कोई यहाँ पे लिखे ना लिखे एक ही बात थी। ठीक है, तो इसलिए हम इस लाइन को फिर अदर सॉल्व नहीं करते। अदरवाइज फिर मुझे करना क्या था, A1 A2 को सॉल्व करते, फिर A1 को A3 के साथ, B को 3 के साथ, मतलब B को C के साथ क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते और तीनों पॉइंट्स को फाइंड करते। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आपने देखना इस तरह से। अगर आपको ये सिंपल लगते तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, अगर आप पहले फाइंड करके और फिर करते हैं तो फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेथड करा दिए हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं वहां पे हमें ये चीजें देखने को ना मिले। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये जो एरिया शेडिंग है या हो सकता है ये चीजें वहां पे ना हो। सो एनी हाउ मैंने पूरी जो इसकी थ्योरी थी वो भी सारी कवर करवा दी है। क्वेश्चन के जो जितने पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते थे वो भी हो गए हैं। सो अब हम इसके रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। वैसे तो क्वेश्चन 4 बुक में 2-3 लाइंस में, 4 लाइंस में इस तरह से लिखी हुई थी, नजर आ रही थी कि बहुत सिंपल होगी, लेकिन काफी लेंथ थी इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो मैंने सोचा है इसके बारे में कि आपको किस तरह इजीली समझा सकूं। तो मैंने डिफरेंट मार्कर की मदद से और वो जो चीजें उसमें वैल्यूज यूज हुई है, बार बार यूज हुई है, उन चीजों को अलग से अलग अलग तरीकों से उसको क्लोज किया है, ताकि आपको इजीली समझ भी आ सके कि ये है किस तरह, और फिर उसकी इक्वेशन कैसे बनानी वो भी हम देखते हैं। सो ये लिखा हुआ है, कंपनी मैन्युफैक्चर 2 मॉडल ऑफ बाइसिकल, यानी एक कंपनी है वो 2 किस्म के बाइसिकल बना रही है। अब उसमें उन्होंने क्या किया है, एक का नाम दिया उन्होंने मॉडल ए का और दूसरे को नाम दिया है मॉडल बी का। ए और बी के नाम से उन्होंने उन दोनों बाइसिकल्स को नाम दिया है। बाय यूजिंग 2 मशीन्स M1 एंड M2, यानी 2 मशीनों का इस्तेमाल करने, जिसमें पहली मशीन को M1 से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरी मशीन को M2 से रिप्रेजेंट किया गया है। सो मशीन M1 हैज एट मोस्ट 120 आवर्स अवेलेबल, यानी मशीन 1 जो है वो अगर काम करे तो 120 आवर्स तक वो अवेलेबल होती है, यानी वो काम करती रहेगी 120 आवर्स तक। ठीक है, और मशीन 2 जो है वो मैक्सिमम ऑफ 144 आवर्स, यानी इस तरह से मशीन 2 जो है वो भी 144 आवर्स तक क्या है वो काम कर सकती है। तो इतनी उनमें कैपेसिटी है, आवर्स अवेलेबल।
ये हो गई इनकी पहली स्टेटमेंट कि आपके पास दो किस्म के बाइसिकल्स हैं। अब हम पहले तो सपोज करेंगे, जाहिर बात है, कि एक जो मॉडल ए है उसको फॉर एग्जांपल हम क्या नाम दे देंगे, एक्स का नाम दे देंगे, और मॉडल बी जो है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट, क्योंकि बेसिकली जो चीजें इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं वो बाइसिकल के साथ ही रिलेटेड है सारा कुछ, तो इसलिए हम वो वाली वैल्यूज यूज करेंगे उनके लिए, क्योंकि मशीन भी तो यहाँ पे यूज हुई है, उसके लिए M1 M2। लेकिन मशीन जो है वो एक परमानेंट आइटम है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। हम उन चीजों के लिए वैल्यू सपोज करते हैं जिसमें चेंज आता हो। अब बाइसिकल जो है वो चेंज हो रहे, जाहिर बात है, एक बनेगा 1 घंटे में, बेशक 1 घंटे में एक बन जाए, 2 घंटे में दो बन जाएंगे, इस तरह 3 घंटे में तीन। तो वो बाइसिकल की जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, यानी वो क्वांटिटी वाइज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मशीन की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स है। तो मशीन को आपने क्या करना है, या इस तरह की क्वांटिटी जो फिक्स हो उस स्टेटमेंट के अंदर, वो हम क्या करते हैं, एज ए सपोजिशन यूज नहीं करते, या एज ए वेरिएबल उसको ट्रीट नहीं करते। तो हम वेरिएबल के लिए कौन सी वैल्यूज लेते हैं, जिसके अंदर चेंज आ रहा हो। तो मॉडल ए और मॉडल बी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। अब मशीनें काम कर रही हैं, एक मशीन जो है वो 120 आवर्स तक यानी 120 घंटे चलती है, दूसरी मशीन जो है वो 144 घंटे चल रही है। अब आगे नेक्स्ट इसकी, ये एक स्टेटमेंट हो गई इस क्वेश्चन की। अब इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट में है मैन्युफैक्चरिंग अ मॉडल ए बाइसिकल रिक्वायर्स 5 आवर्स एंड मशीन M1 एंड 4 आवर्स इन मशीन M2। अब ये कह रहे हैं कि वो जो दो मॉडल थे ए और बी, उन दोनों मॉडल्स को अगर बनाए मशीन M1 से और M2 से, दोनों M1 M2 से, तो पहली मशीन के ऊपर 5 घंटे काम, मतलब एक बाइसिकल को बनते हुए 5 घंटे लगते हैं, और दूसरे बाइसिकल को 4 घंटे लगते हैं। मतलब उसी मशीन के ऊपर वही ए वाली जो, यानी जो फर्स्ट मॉडल है, उसको एक मशीन पे 4 घंटे लगते हैं और दूसरी मशीन पे 5 घंटे लगते हैं। यानी ए वाला जो है वो अगर M1 से बनाएंगे मशीन 1 से, तो उस पर हमें 5 घंटे लगेंगे, और अगर उसी ए वाली बाइसिकल को M2 से बनाएंगे तो उस पर 4 घंटे लगेंगे। हो सकता है वो जो दूसरी M2 वाली मशीन है वो थोड़ी ज्यादा एडवांस हो M1 के हिसाब से। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडल बी बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर इन मशीन M1। और इसी तरह से अगर बाइसिकल बी वाली जो, यानी जो सेकंड बाइसिकल की शेप है, उसको अगर डिजाइन करें तो उसको 4 घंटे लगते हैं M1 के में, और एंड 8 आवर्स इन मशीन M2, और 8 घंटे लगते हैं M2 के अंदर। अगर सेकंड बाइसिकल को, यानी बी वाले बाइसिकल को बनाए, तो उसको 8 घंटे लगते हैं। इसमें से तो हमें दोनों स्टेटमेंट मिल गई है, दोनों कंडीशन हमें मिल गई है। पहली चीज क्या है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ सोल्यूशन। लेट सपोज दैट, पहले तो मैं सपोजिशन करूंगा, लेट सपोज दैट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मॉडल ए। मॉडल ए के लिए हमने क्या किया है, x को सपोज किया है, और इसी के साथ साथ जो है मैं क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मॉडल बी। ए और बी को जो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें जो टाइम, मतलब जो वैल्यूज है वो मैंने एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर ली है। अब बात जाते हैं इसकी कंडीशंस की तरफ। पहली कंडीशन ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें 120 आवर्स चाहिए, 120 आवर्स मशीन 1 की काम करने के लिए। तो उस पे जो एक्स वाली, मतलब जो एक्स वाला बाइसिकल है, जो कि अब हमने ए के लिए जो एक्स को सपोज किया है, उसको 5 घंटे लगते हैं M1 के अंदर, और दूसरी चीज क्या है, 4 घंटे जो है वो M2 के अंदर लगते हैं दोनों मशीन के लिए, यानी ए को बनाने के लिए, यानी एक्स को जो है वो इस तरह से टाइम लगता है। इसी तरह से दूसरी मशीन के अंदर जो है बी को, यानी 4 घंटे लगते हैं M1 के अंदर, और 8 घंटे लगते हैं M2 के अंदर। तो इसी एक से ही दोनों की स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है। अब वो स्टेटमेंट कैसे बनानी वो हम देख लेते हैं। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक दफा ही क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं। तो इसको जरा आगे समझ लें।
इफ द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ 40 पर मॉडल ए, यानी ए मॉडल की जो बाइसिकल उसके ऊपर उसको 40 रुपए का मुनाफा हो रहा है, एंड प्रॉफिट ऑफ 50 पर मॉडल बी, यानी मॉडल बी के ऊपर उनको 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ शुड मॉडल शुड बी मैन्युफैक्चर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी हम कितने जो है बाइसिकल बनाए ए और बी मॉडल के जिससे हमें मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। सो वो हमने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब जो ये वाली जो सेकंड, ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है, ये हमेशा याद रखें, इसमें से हमने वो जो कंडीशन नहीं गिवन होती एफ ऑफ एक्स और वाई वाली, इसमें से हमने वो निकालनी होती है, तो ये उसके लिए गिवन है। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उससे हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहां पर मैं लिखूं लेता हूं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, कंडीशन की मदद से मैं ये लिख सकता हूं कि पहली बाइसिकल को यानी 5x 5 घंटे प्लस दूसरी को क्या लगते हैं 4y, क्योंकि y से रिप्रेजेंट किया था, तो a को जो है वो M1 के अंदर कितने टाइम लग रहा था 5 घंटे, और b को जो है वो टाइम लग रहा था यानी सेकंड वाले को उसको 4 घंटे लग रहे थे, ठीक है। तो वो आपके पास y हो गया इस तरह से, और ये लेस देन आर इक्वल टू इसको कितना 120 आवर्स, यानी मशीन ए के अंदर उसको 120 घंटे काम करें तो वो चल जाएगी, ठीक हो गया। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो दूसरी मशीन क्या है, वो इस तरह से वो अगर 4 घंटे चले यानी 4x, और प्लस 8 घंटे चले दूसरी यानी y के अंदर, यानी दूसरी जो b वाली वैल्यू है, तो वो मशीन बी जो है यानी M2 जो है वो 144 आवर्स काम कर सकती है। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस बन गई हैं M1 और M2 की मदद से। अब वो ये एसोसिएटेड इक्वेशन वगैरह वगैरह वो सारा कुछ हमने करना है, लेकिन पहले मैं वो स्टेटमेंट भी यानी वो कंडीशन भी लिख देता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो कंडीशन गिवन है वो किस तरह से आएगी, वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन फॉर प्रॉफिट इज, तो उससे जो मुनाफा होगा उसके लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो वो कह रहे हैं कि पहली जो है वो 40 रुपीज का मुनाफा दे रही है, मतलब बाइसिकल जो है वो, दूसरी बाइसिकल जो है वो 50 रुपीज का मुनाफा दे रही है 50y। तो ये मैंने दोनों को मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इसको तो हमने जाहिर बात है लास्ट में ही यूज करना होगा। तो अब चलते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं। पहली स्टेटमेंट लिखते हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 and 2 और, अच्छा जी एक और बात, इसमें लेस देन लिखना है या ग्रेटर देन लिखना है, अक्सर यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि इसमें लेस देन लिखें या ग्रेटर देन लिखें। तो आपकी बुक के हिसाब से जो चीज पढ़ाई गई है या जो समझाई गई है उसमें तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर और तमाम थ्योरी के अंदर वो क्वेश्चन इस तरह से बताए गए हैं कि उसमें लेस देन ही ली गई हर वैल्यू के अंदर, ठीक हो गया। सो सजेशन यही है कि आप तमाम वैल्यूज के अंदर क्या है कंडीशन जो है वो लेस देन ही कंसीडर करें, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि किसी न किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो ग्रेटर देन ली गई हो, ठीक हो गया। सो अब उसके लिए डिसीजन जो है वो अगर हम लेते हैं तो हम किन बिहाफ पे उस डिसीजन को लेंगे कि वो हम ग्रेटर देन लिखें या लेस देन लिखें, तो उसका कोई खास यहाँ पे मेथड नहीं बताया गया कि आपने ग्रेटर देन यूज करना है या लेस देन यूज करना है, ठीक हो गया। तो इस चीज में आपने नहीं पढ़ना कि लेस देन लिखना है या ग्रेटर देन लिखना है, बस आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है आप उसमें लेस देन के हिसाब से इक्वेशन बना लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक हो गया। सो फिलहाल तक तो यही है। अगर इसमें कोई नई अपडेट मुझे पता चली मैं इस पे काम करूंगा। अगर मुझे किसी बुक पे मिल जाता है इसकी नई कोई मतलब इस तरह से कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन एग्जैक्टली कब यूज करना है, तो फिर वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल तक मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं आई और ना मुझे मिली है किसी बुक में, तो फिलहाल तो आप इसको लेस देन के लिए ही सॉल्व करें। बाकी अगर कहीं पे मुझे मिल जाती तो फिर मैं इंशाल्लाह लाजमी आपसे शेयर करूंगा। सो अब इन दोनों इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 5x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 120, और नेक्स्ट इक्वेशन थी 4x प्लस 8y प्लस 8y इज इक्वल टू 144। ये हो गया। अब क्या करते हैं
इनको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमने इनकी मदद से आगे पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो गया x y 0 एंड 0, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा x y 0 एंड 0। अच्छा जी, एक और बात, जो ये मैंने इक्वेशन लिख दी है ना, आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, इन इक्वेशन को इस क्वेश्चन के आगे लिख देना है। ठीक हो गया। अब जितनी दफा आप बुक खोलेंगे और इस चैप्टर को खोलेंगे और इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वो जो वैल्यूज होंगी ना वो याद हो जाएंगी। फिर जो क्वेश्चन लिखा होगा ना तो आपको उसके लिए वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि वो आप इतनी दफा देख चुके होंगे तो वो आपके माइंड में बैठ चुके होंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन के लिए ये वैल्यूज है, दूसरे क्वेश्चन की ये वैल्यूज है, तीसरे क्वेश्चन की ये वैल्यूज है। ठीक है। सो ये मैंने आपको आसान हल बता दिया है इसको याद रखने का, कि आपने सिंपल क्या करना है, इन क्वेश्चन को बुक के ऊपर क्या कर लेना है, मेंशन कर देना है इसी क्वेश्चन के साथ। तो जब भी आप बुक खोलेंगे और इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको वो वैल्यूज लिखी हुई नजर आएंगी कि अच्छा इसके लिए ये वाली कंडीशन जो है वो यूज होगी, तो फिर आपको वो इजीली क्या है याद हो जाएंगी। ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा और मुझे बताना भी है कि क्या वाकई आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आपको खैर खुद ही पता चल ही जाएगा। एनी हाउ देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 120, सो 4y इज इक्वल टू 120, 4 3 are 12, सो y इज इक्वल टू 30। ये एक वैल्यू आ गई है, इसको ये देख लीजिएगा, नजर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे भी पुट x इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8y इज इक्वल टू 144, सो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 144, 8y इज इक्वल टू 144, सो 8 1 जार 8 हो जाएगा और 6 एंड 4 64 हो जाएगा, तो 8 8 जार 64, तो ये हो जाएगा 18 के टेबल में, यानी y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो आपके पास एक y की वैल्यू 18 आ गई है, दूसरी y की वैल्यू क्या आई है, 30 आ गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, पुट y is equal to 0, so 5x plus 4 multiplied by 0 is equal to 120, 5x is equal to 120, 5 20s are 100 और 5 4s are यानी 24, x is equal to 24, ये आपके पास आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, पुट y is equal to 0, सो ये हो जाएगा 4x plus 8 मल्टीप्लाई बाय 0 is equal to 144, 4x is equal to 144। अब इसको 4 3 are 12, 3 हो जाएगा और 4 24, हाँ 24 दो 4 6 are, तो यानी x is equal to 36 आ जाएगा इससे आंसर। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 30 24 18 और ये हो गया 36, तो इससे काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आई हैं क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते उसमें इस तरह से बड़ी वैल्यूज नहीं मिलती थी। एनी हाउ, ए पॉइंट हमें मिल गया है 0 एंड 30, बी पॉइंट मिल गया है 24 एंड 0, सी पॉइंट मिल गया है 0 एंड 18 और डी पॉइंट मिल गया है 36 एंड 0। ये हमने चारों पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यानी हमें पता चल गया था पहले से ही कि लेस देन है तो ट्रू ही होता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन की कंडीशन यही है कि आपने उसको मेंशन लाजमी करना है, बेशक वो ट्रू भी हो तब भी एक दफा मेंशन लाजमी करना होगा उसको। तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर लेते हैं। वो इक्वेशन है 5x plus 4y is less than 120 and 4x plus 8y is less than 144, so put x is equal to y is equal to 0, यहाँ पे भी put x is equal to y is equal to 0, so ये हो जाएगा 5 multiplied by 0 plus 4 multiplied by 0 is less than 120, 0 is less than 120, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे क्या करते हैं, सेम वैल्यू फाइंड करते हैं, 0 plus 8 multiplied by 0 is less than 144, so 0 is less than 144, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। सो अब ये स्टेटमेंट्स तो हमारी ट्रू हो गई हैं। नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं अब। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये पॉइंट जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये लाइंस जो है क्या वो हमारे काम की है या नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में
कि जब लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी थी तो वो उस एरिया जो था वो शेडेड एरिया से बिल्कुल बाहर निकल गया था, तो यानी वो हमारे किसी काम का नहीं था। लेकिन चूंकि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं, बेशक वो ना भी यूज हो, लेकिन हमने सीक्वेंस को बरकरार रखना है, इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप पहले ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें मैंने ग्राफ ड्रा किए, फिर उसके बाद आपको पॉइंट लेना सिखा दिया है। सो वो अब आपके पास चॉइस है कि आप उसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने सजेशन यही होगी कि आप पॉइंट साथ साथ फाइंड कर लिया करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पॉइंट यूज नहीं होते। मोस्टली क्वेश्चन हमें ऐसे ही देखने को मिले हैं जिसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं शामिल थे। ठीक हो गया। सो एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वो पॉइंट शामिल नहीं होंगे, तो बाकी जो है वो सारे पॉइंट जो है वो शामिल होते हैं। सब लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। ये हो गई इक्वेशन ए। और नेक्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144। ये सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब अगर मैं इस तरह से कर लूं कि ये जो इक्वेशन बी है इसमें से मैं क्या करूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे 4y आ जाएगा, यहाँ भी 4y है तो 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी इजीली फाइंड हो सकती है वैल्यू। तो इसको मैं इसी तरह से ही सॉल्व करूंगा। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, किस चीज को, 4 और 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 144। इस 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब 2 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो यहाँ से आ जाएगा 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4। ये आपके पास न्यू इक्वेशन बन गई है। इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ सी का। तो मैं सिंपल लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन सी। तो ए और सी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 72। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 120 में से 72 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। क्योंकि 70 और प्लस 50 करें तो कितना आता है आपके पास, 120 आता है, और इसमें से 2 और निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 48। तो अब क्या कर लेते हैं, इस 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू 48 बाई 3। सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 16, 3 जार 48 होता है। तो यहाँ पे 16 आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन ए बी या सी में से किसी में भी लिखेंगे तो आपके पास y भी फाइंड हो जाएगा। सो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पुट इन बी, बी में लिख लेता हूँ और वहां से y की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। सो ये वैल्यू लिख लेते हैं 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 144। ये हो जाएगा 64 प्लस 8y इज इक्वल टू 144। इस 64 को वहां ले जाते हैं, सो 8y इज इक्वल टू 144 माइनस 64। सो 144 में से 64 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 80। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 80, 8 से डिवाइड कर लेते हैं 80 ओवर 8। सो यहाँ से इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10। तो ये आंसर आ गया। अब वो जो पॉइंट हम मेंशन करते हैं वो पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं कि p ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, p ऑफ x की वैल्यू आपके पास फाइंड हुई है 16 और सेकंड वैल्यू y की फाइंड हुई है 10। ये दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं और उसके बाद हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी चेक कर लेते हैं। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। इसके जो पॉइंट्स आए थे वो काफी ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स आए थे, आपको याद होगा 0 एंड 30 आया था, 24 एंड 0 आया था, फिर 0 18 36 0। तो इतनी ज्यादा वैल्यूज तो यहाँ पे ड्रा करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जाहिर बात है पॉइंट्स छोटे छोटे भी लिखे तो काफी बड़ी वैल्यू मतलब वो जगह चाहिए उसके लिए।
सो मैं वैसे ही बस जनरली आपको समझाने के लिए यहाँ पे ग्राफ को इस तरह से ले रहा हूँ कि ये 5 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 10 हो गया, ये हो गया 20, फिर ये हो जाएगा 20, 15, फिर ये 20, फिर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। ठीक हो गया, यहाँ तक आपकी ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी। सेम यहाँ पे भी मैं इसी तरह से ही जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, फिर ये हो जाएगा 20, 25, फिर ये हो जाएगा 30, 35 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, इसको भी अगर इंक्रीज करें तो ये 35, 40, 45, तो इस तरह से बस हम ड्रा कर लेते हैं। अब जो पॉइंट आया था पहला था 0 एंड 30, तो एक पॉइंट तो ये हो गया 0 एंड 30 का। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है 24 का, तो यानी यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट जो है 24 का आएगा। तो मैं अगर इसकी ग्राफ की लाइंस को ड्रा कर लूँ तो कुछ इस तरह से ड्रा होंगी, ये वाली लाइन इस तरह से ड्रा होगी। तो इसको मैं नाम देता हूँ L1 का। नेक्स्ट जो लाइन है वो है हमारे पास 0 एंड 18, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, मतलब यहाँ पे कहीं पे वो होगी 18 वाली लाइन। ये 18 और साथ यह है 36, तो ये हो गया 36 यहाँ पे। अब इसकी लाइन को ड्रा करें तो इस तरह से बन जाएगी आपके पास, ये हो गया आपके पास L2। अब हमें ये भी देखना है कि कौन सी वैल्यूज ट्रू थी। तो इसमें अगर याद हो आपको तो इसमें दोनों ही लाइन जो थी वो ट्रू थी, तो इसलिए जो एरिया शेड होगा वो आपके पास ये वाला बन जाएगा। इस लाइन से नीचे जो एरिया है इसमें भी 0 शामिल है, इस लाइन से नीचे जो एरिया है वो भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया शेड होना है वो एग्जैक्ट ये वाला एरिया होगा। ठीक हो गया, जिसमें ओरिजिन वाला पॉइंट 0 एंड 0 भी शामिल है। अच्छा जी, अब उस पॉइंट की बात कर लेते हैं जिसको हमने फाइंड किया था। तो देख लें जो एरिया हम शेड कर रहे हैं वो उसी के साथ शामिल है, मतलब वो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमने फाइंड किया वो फजूल में नहीं फाइंड किया, बल्कि उसको आगे हमने क्या करना है, यूज करना है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें से वो जो हम कंडीशन लिखते हैं कि जो हमें मैक्सिमाइज के लिए जो कंडीशन गिवन होती है उसको यूज करते हैं, और उसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस ग्राफ में से वैल्यू लिख ले, कॉर्नर पॉइंट लिखता हूँ और फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, उस मैक्सिमाइज वाली कंडीशन में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं द कॉर्नर पॉइंट्स आर। तो आपको याद है एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 18, 0 एंड 18। नेक्स्ट हो गया सेकंड कॉर्नर पॉइंट है ये वाला 25 एंड 0, और लास्ट में ये वाला पॉइंट आ रहा है 16 एंड 10। अब इसमें ये वाला पॉइंट भी शामिल था 0 एंड 0। ठीक है, अब वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमने मैक्सिमम वो बाइसिकल्स देखने हैं कि वो कितने सेल हुए थे, तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और उससे जाहिर बात है 0 0 लिखेंगे तो वो वैसे ही वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू की ज़रूरत है। तब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसी को ही लिख के फाइंड कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वो जो कंडीशन है चेक मैक्सिमाइज, ठीक है ना, वो अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि नाउ फॉर द गिवन कंडीशन टू चेक मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। तो वो अगर आपको याद हो जो मैंने कंडीशन आई थिंक आपको लिखवाई नहीं थी या लिखवाई थी, तो आप लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन को रिवर्स करके देख लीजिएगा। उसमें शायद मैंने मेंशन करवाई थी 40x प्लस 50y। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ 40x प्लस 50y। तो इस क्वेश्चन में पीछे मैंने लिखवाई थी, आप लोग उसको बेशक रिवर्स करके देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। अब सिंपल हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। तो शुरू करेंगे एफ ऑफ 0 एंड
18 से, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 18, तो implies that f of 0 and 18 is equal to 50 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 900। तो ये एक वैल्यू हो गई। अब करेंगे f ऑफ 25 एंड 0, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0 implies that f of 25 एंड 0 is equal to, तो 40 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000। अब लास्ट वैल्यू f of 16 एंड 10 is equal to 40 multiplied by 16 plus 50 multiplied by 10 implies that f of 16 and 10 is equal to, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 16 यहाँ से हो जाएगा 640 एंड प्लस 10 को 50 से करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो 640 प्लस 500 करेंगे तो ये हो जाएगा 1140। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आंसर है वो यही नजर आ रहा है 1140 वाला, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1140 पे ही आ रही है। तो अब इसका आंसर हमने इस तरह लिखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ RS 1140 जो कि लास्ट वाली वैल्यू आई है। ठीक है, इफ 16 bicycles of model A and 10 bicycles of model B are produced। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो दोबारा बता देता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट RS 1140 जो कि ये हमें लास्ट वाली वैल्यू मिली है, अगर 16 बाइसिकल जो है A मॉडल के हो और 10 बाइसिकल जो है वो B मॉडल के हो, प्रोड्यूस करें तो फिर हमें ये प्रॉफिट यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को इस तरह से कोशिश की थी कि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो और कुछ पूछना हो तो मुझसे आप बेशक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी मैंने वही काम किया है जो मशीन्स की वैल्यूज या प्रोडक्ट जो हम मतलब हमें गिवन है उसको मैंने बॉक्स में इस तरह जो नंबर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको मैंने सर्कल में क्लोज किया ताकि आपको इजीली समझा सकूं। अ मशीन कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए बाय यूजिंग 2 यूनिट ऑफ केमिकल एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड। यानी एक मशीन है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है हम यूज करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं कि 2 यूनिट जो होते हैं वो केमिकल का होते हैं और 1 यूनिट जो है वो कंपाउंड का होता है ए मशीन के अंदर। ठीक हो गया। और कैन प्रोड्यूस बी बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ केमिकल एंड 2 यूनिट ऑफ कंपाउंड। यानी अगर मैं एक्स को जो है वो केमिकल कहता हूँ या ए जो मशीन है उस जो प्रोड्यूस करे उसको ए का नाम देता हूँ और मशीन बी को जो है वो वाई का नाम देता हूँ, तो 2x प्लस 1y, यानी x जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इसमें जो ए में जो प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल उसको, और जो y कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास यहाँ 1 से रिप्रेजेंट है तो वो हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अच्छा जी, केमिकल एंड 2 यूनिट ऑफ कंपाउंड, ओनली 800 यूनिट ऑफ केमिकल एंड 1000 यूनिट ऑफ द कंपाउंड्स आर अवेलेबल। यानी जो प्रोड्यूस करा उसमें 800 और 1000 अवेलेबल है। तो जिस तरह से ये स्टेटमेंट कंडीशन वाइज गिवन यानी सीक्वेंस वाइज गिवन है जिसमें 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 800 फर्स्ट वैल्यू के लिए, 1x यानी x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 1000 सेकंड वैल्यू के लिए। ये तो आपके पास ये वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट वो प्रॉफिट का पूछेंगे, तो प्रॉफिट के साथ साथ वो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू का, तो वो भी हमने मेंशन करनी है।
डिटरमाइन देखें द प्रॉफिट ऑफ यूनिट ए एंड बी आर 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, यानी 30x प्लस 20y, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो गई यहाँ पे। नंबर 2, नेक्स्ट क्या करना है, डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी हम कितनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें जिससे हमें बहुत ज्यादा, यानी जो सबसे हाईएस्ट मुनाफा होगा वो मिल जाए। अब हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। पहला काम क्या करना है, जो कि सपोजिशन करते हैं, यहाँ पे भी वही लिखेंगे। वो क्या है कि लेट सपोज दैट x इज इक्वल टू, इसमें लिखा था नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय ए, जो कि है केमिकल के, और दूसरा जो है प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो यानी एक यूनिट जो है वो केमिकल का है और दूसरा यूनिट जो है वो कंपाउंड का है। तो अगर मैं प्रोडक्ट ए में जो आपके मतलब दोनों चीजें जो है वो यूज हो रही हैं, ए में भी यूज हो रही है, बी में भी यूज हो रही है, मशीनें जो है दोनों काम कर रही हैं, लेकिन जो आपके पास कंपाउंड है वो एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि हमने जो वैल्यूज लेनी है, जो सपोजिशन करनी है, क्या वो हमने वो केमिकल और कंपाउंड के लिए का सपोजिशन करनी है, या जो मशीन्स यूज हो रही हैं ए और बी वो यूज हो रही हैं। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, जो इससे पहले वाले उसमें क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या देखा था, क्वेश्चन में उसमें मशीनें जो थी वो आपके पास फिक्स ही, और उसमें जो वैल्यूज चेंज हो रही थी वो किसकी चेंज हो रही थी, वो एक्स और वाई की वैल्यूज, यानी जो बाइसिकल के मॉडल्स बन रहे थे वो चेंज हो रहे थे। तो यानी M1 M2 जो थे वो फिक्स थे, तो जो चीज फिक्स होती है उसको तो हम यूज नहीं करते। ठीक है ओके, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि वो तो आपके पास फिक्स है। हाँ, मॉडल ए और मॉडल बी जो थे, जो उसके अंदर बाइसिकल चेंज हो रहे थे, हमने उसको यूज किया था एक्स और वाई को। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें जो मशीनें हैं ए और बी, ठीक है, वो तो फिक्स है, जो कि कंपाउंड है वो चेंज हो रहे हैं। सो एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट डायरेक्ट लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, या यूनिट ऑफ केमिकल। ठीक हो गया। प्रोड्यूस चले लिख लेते हैं, प्रोड्यूस बाय ए, ए के साथ प्रोड्यूस हो रहा है, बी के साथ बी हो रहा है, तो चलो ए लिख लेते हैं। और नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक हो गया, प्रोड्यूस बाय बी। तो चले मैंने ए और बी को भी यूज कर दिया, और जो स्टेटमेंट्स है उसको बराबर रखने के लिए ए और एक्स और वाई को लिख लिया, ताकि आपको केमिकल और कंपाउंड का जो यहाँ पे यूज हुआ है वो भी आपको नजर आ जाए। ठीक हो गया। अब मैंने आपको याद होगा नेक्स्ट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने यही किया था कि मैंने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिख के दोनों कंडीशन को यहाँ पे लिख लिया था। तो यहाँ पे मैं ये वही करूंगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो अब कंडीशन को देख लें, 2 यूनिट ऑफ केमिकल, ठीक है, एंड प्लस 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड इज लेस देन और इक्वल टू 800। तो ये मैंने बताया था आपको, आपने लेस देन और ग्रेटर देन की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताया था कि मुझे जब पता चल जाए मैं उसके ऊपर वर्किंग करूंगा तो फिर मैं आपको ये कंफर्म कर दूंगा। अदरवाइज आपने फिलहाल तक बुक के अकॉर्डिंग, और जहां तक इस बुक के अकॉर्डिंग या मुझे थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लेस देन ही रखना है। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें यह है कि x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 1000। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हो गई। यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1, और इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 2 का। ये तो वो इक्वेशन हो गई है। अब बात जाते हैं द इक्वेशन फॉर द प्रॉफिट, वो भी हमने मेंशन करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा द इक्वेशन फॉर प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखूंगा P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो आपको याद होगा कि उसमें लिखा था उन्होंने के ऊपर 30 जो है वो ए में है और 20 जो है वो बी के साथ रिलेटेड है। सो ये हो जाएगा 30x प्लस 20y, 30x प्लस 20y। ये आपके पास इक्वेशन हो गई है।
अब हमने सिंपल जो इक्वेशन 1 और 2 है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, तो फिर आपको आगे का स्टेप मालूम ही है, तो शुरू करते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2 और इक्वेशन 1 और 2 के एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनेगी। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सो मैंने दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000। सो अब क्या करना है, सिंपल बॉक्स बना लेना है जिसमें मैं x और y की वैल्यूज लिखूंगा, एक 0 और यहाँ पे 0। सेम यहाँ पे भी बॉक्स बनेगा, ये x ये y, 0 एंड 0। सो अगेन मैं बता दूं कि मैंने आपको इजी मेथड बताया था कि आपने किस तरह से इन इक्वेशंस को याद रखें। तो इसका इजी हल यही था कि आप क्वेश्चन को ना, जो इक्वेशन बनी इसको क्वेश्चन के सामने लिख लें। तो जितनी दफा आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे या बुक खोलते हुए आपको नजर आएंगी तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका सबसे आसान हल था जो मुझे लगा था कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई और तरीका है इजीली याद रखने का तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को 0 लिखेंगे और उसके मदद से हम आगे वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 800। सो y इज इक्वल टू, ये हो गया 800, ये एक वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, सो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 800, 2x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 2 4 जार 8, तो ये x की वैल्यू आ गई। सेम यहाँ पे यही करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1000, 2y इज इक्वल टू 1000 एंड y इज इक्वल टू 500। यहाँ पे भी यही करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 1000, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1000। अब इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को कैसे मेंशन करेंगे। इन केस अगर मैं लिख भी देता हूँ, चले मैं इसकी वैल्यूज को, तो उसका फायदा नहीं है क्योंकि उस तरह से एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं आएगा, लेकिन जस्ट हम पता चल गया है कि इसकी जो बड़ी वैल्यूज होती है उसका ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर ड्रा करना पड़ जाए आपको तो फिर आप अपनी मर्जी से उसके पॉइंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आई थी 800 और यहाँ से इसकी वैल्यू आई है 400। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आई है 500 और यहाँ से वैल्यू आई है इसकी 1000। ठीक है, सो अभी हम चेक करेंगे, पहले तो इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट आया है 0 एंड 800, बी वाला पॉइंट आया है 400 एंड 0, सी वाला पॉइंट आया है 0 एंड 500 और डी वाला पॉइंट आया है 1000 एंड 0। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए था 2x प्लस वाई लेस देन 800, x प्लस 2y लेस देन 1000। तो ये होगा पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 इज लेस देन 800, तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन 800। तो ये तो आपके पास ट्रू हो गई। यहाँ पे 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन 1000, तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन 1000। तो ये भी क्या हो गई आपके पास, ट्रू हो गई है। तो अब मैं दोनों इक्वेशन की वजह से पॉइंट को फाइंड करूंगा, क्योंकि आपने देख लिया कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें उस पॉइंट की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं उस पॉइंट को भी यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके लिए सिंपल क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को दोबारा यूज करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, ये हो जाएगी इक्वेशन ए। नेक्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000, ये हो जाएगी इक्वेशन बी। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं
तो उससे होगा ये कि ये दोनों x और ये x, ये y और ये y एक जैसे हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होके दूसरी वैल्यू आसानी से फाइंड हो सकती है। तो ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन b विथ 2, ठीक है ना, या बाय 2, इस तरह से कर लें। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़र 4y इज इक्वल टू 2000। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सी का। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन सी, ठीक है। तो उसके लिए होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, और यहाँ पे होगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2000। वैसे 2000 पहले लिख लेते तो अच्छा था, क्योंकि उससे आपके पास जो है पॉजिटिव आंसर आ जाता है। एनी हाउ वो हम बाद में देख लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास आ गया -3y, और इसमें से माइनस करें तो ये -1200, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3, so 3 1 ज़र 3 4 ज़र 12 implies that y is equal to 400, ठीक हो गया। अब इसको क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन ए या बी में लिख रहे हैं तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पुट इन ए, इक्वेशन ए में ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800, 2x प्लस 400 इज इक्वल टू 800, इसको वहां ले जाए 2x इज इक्वल टू 800 माइनस 400, तो इम्प्लाइज दैट, चलें यहीं पर लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 8 में से 4 निकाले तो 400 रह जाएगा, और इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 200, ये आ गया। तो अब पॉइंट P एक्स वाई इज इक्वल टू P ऑफ, एक हो गया 200, दूसरा हो गया 400, ठीक हो गया। तो चूंकि मैंने बता तो दिया था ग्राफ की मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अब मैं ग्राफ इसलिए ड्रा करूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक हो गया। क्या ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया है ये भी उसमें यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा, ठीक है। इन तमाम चीजों का आंसर जो है वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं ऐसा क्या करूंगा, ग्राफ ड्रा करूंगा। अब मैं अपनी मर्जी से चूंकि पॉइंट लूंगा, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स है, तो इसलिए मैं अपनी मर्जी का ही ग्राफ बनाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। अदरवाइज इसमें से कोई खास साइंस वाली बात नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। सो यहाँ पे ये आपके पास x एक्सिस x नेगेटिव, y एक्सिस एंड y नेगेटिव, ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट आपको याद होगा जो कि मैंने लिखा था यहाँ पे, वो था 0 एंड 800। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 800। इसी के साथ था 400, तो ये 100, 2, 3, 400 ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया। अब इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये आपके पास बन गया L1, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट था वो था 0 एंड 200 500, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट था, और नेक्स्ट था 1000, तो 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया 1000। तो यहाँ पे इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गई L2, ये दोनों लाइंस आ गई हैं। अब बात जाते हैं एरिया कौन सा शेड होगा, तो आपको नजर आ ही गया होगा दोनों के लिए ट्रू था, तो जो ट्रू है तो फिर दोनों का वो एरिया जिसमें 0 शामिल हो, तो उसमें एक ही एरिया आ रहा है जो कि ये वाला है जिसमें 0 शामिल है।
तो मैं एग्जैक्ट यही एरिया शेड कर दूंगा। अब देखें वो जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी इसमें शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि वो इस एरिया में शेड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये वैसे भी आपको मैंने बताया था कि हम जब फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं तो ज्यादातर जो एरिया होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। ठीक हो गया। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, ये था 200 एंड 400। एक ये वाला पॉइंट है जो कि यहाँ से आया है आपके पास 500, यानी 0 एंड 500। एक आपके पास ये वाला पॉइंट आया था इस लाइन के लिए 400 वाला, तो ये था 400 एंड 0। ठीक है। एक ये वाला पॉइंट था, लेकिन इन पॉइंट्स की हमें जरूरत नहीं है तो इसको लिखने का फायदा नहीं है, बस कॉर्नर पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। सब मैं लिख लूंगा यहाँ पे। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 एंड 500, 400 एंड 0 एंड 200 एंड 400। ये तो वो पॉइंट्स हो गए। अब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं वो कंडीशन जो कि हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं मैक्सिमाइज के लिए। तो हर क्वेश्चन के लिए वैसे अलग होती है स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख रहे हैं नाउ फॉर द गिवन कंडीशन टू चेक मैक्सिमाइज। तो पी ऑफ, चूंकि क्वेश्चन में मैंने पी ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई शायद इसी तरह से रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें वैल्यू लिखी थी 30x प्लस 20y। ठीक है। तो पी ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ एक्स हो, बात एक ही है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने वहां पे पी ऑफ एक्स लिख दिया था, तो आप उसको एफ ऑफ एक्स बेशक कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम एफ ऑफ एक्स ही लिख रहे होते हैं, फिर यूज करने में, ये सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, मैंने उसमें भी कर लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यूज पॉइंट लिख लेते हैं। एफ ऑफ 0 एंड 500 is equal to 30 multiplied by 0 plus 20 multiplied by 500, implies that f of 0 and 500 is equal to, so मैं 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 500 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 10,000। ये हो गया आपके पास 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है f of 400 एंड 0, so 30 multiplied by 400 plus 20 multiplied by 0 implies that f of 400 एंड 0 is equal to, तो इससे करें तो 4 3 ज़ा 12, सिंपल 12,000 आ जाएगा। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। सो 12,000। अब लास्ट पॉइंट को फाइंड करते हैं, तो वो था एफ ऑफ 200 एंड 400। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 400। तो 3 2 ज़ार 6, 6,000 एंड 4 2 ज़ार 8, 8,000। तो 8 प्लस 6, 14,000। तो एफ ऑफ 200 एंड 400, क्योंकि 3 2 ज़ार 6, 6,000 हो गया, ये 8,000 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। अब मैं आंसर के साथ जो है वो इसको मेंशन कर दूंगा, जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में लिखेगा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ RS 14,000 if 200 unit of product A and
400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी और प्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। सो ये क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें, बस ग्राफ की जो वैल्यूज है वो बड़ी बड़ी आई थी। बाकी ये एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। हाँ, इसमें अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, इसमें अगर आपको इक्वेशन बनाना आ जाए तो बाकी इसमें काफी इजी हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू मॉडल ऑफ लैम्प्स L1 एंड L2, यानी लैम्प्स हैं दो किस्म के जिसको L1 L2 से रिप्रेजेंट किया गया है। यूज द फॉलोइंग टेबल टू डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ लैंप शुड बी प्रोड्यूस टू अचीव अ मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी दोनों लैम्प जब सेल होते हैं तो कितना प्रॉफिट वो अचीव करते हैं उसमें से। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट वो हमने देखना है। अब आ जाते हैं इस टेबल की तरफ, जिसको समझ लेते हैं। चूंकि बुक पे भी इस तरह कलर वाइज था इसलिए मैंने वही कलर वाइज सेम स्कीम लगाई है ताकि आपको समझ भी आ जाए। एनी हाउ कलर का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चले बुक जैसी फीलिंग आपको मिलेगी कि अच्छा ये तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। अच्छा जी, ये देख लें, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर लैम्प, जो एक लैम्प यानी L1 जो है वो 2 आवर में प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, मतलब उस पर मैन्युफैक्चर में टाइम लगता है। L2 जो है वो क्या करता है, 1 आवर में प्रोड्यूस होता है। अब मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होता है इन लैम्प्स के लिए वो 40 आवर्स है। फिनिशिंग टाइम पर लैम्प, यानी बनना शुरू होते हैं 2 घंटे में और 1 घंटा उसको फिनिशिंग में, यानी टोटल एक लैम्प को L1 को 3 घंटे चाहिए एक लैम्प को बनने के लिए, L1 के लिए। इसी तरह L2 के लिए क्या है, उसको 1 घंटा इसको भी फिनिशिंग में लगते हैं, तो इसको टोटल 2 आवर्स लग जाते हैं। तो ये है 32 आवर काम करें मैक्सिमम टाइम जिसमें ये पूरा करना होता है, तो वो 32 आवर्स है। अब आ जाते हैं, अगर लैंप 1 जो है वो 70 का प्रॉफिट दे और L2 मॉडल का जो लैंप है वो 50 का प्रॉफिट दे, अब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितना आएगा, यानी L2 कितना देगा और L1 की मदद से कितने कितने लैंप उसमें इन्वॉल्व होंगे और फिर आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड होगा। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये इसमें लेस देन और इक्वल टू 40 हो गया, फिर x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 32, फिर ये हो गया एफ ऑफ एक्स वाई 70x प्लस 50y। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई। तो इक्वेशन तो बहुत सिंपल बन जाएंगी। अब लिखना क्या है, चूंकि हम प्रॉफिट की ही बात कर रहे हैं टोटल, तो सोल्यूशन में यहाँ पे सपोजिशन जो करूंगा वो ये होगी कि लेट्स सपोज दैट x इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ मॉडल L1 and y is equal to profit of model L2। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, तो उसमें यह होगा 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 40, ये हो गई इक्वेशन 1। फिर है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 32, ये हो गई इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट, तो यहां पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट f of x y is equal to 70x प्लस 50y, ये इसकी वैल्यूज हो गई हैं। अब नेक्स्ट काम बहुत सिंपल है, आपको पता है हमने क्या करना होता है, सिंपल हमने ये लिखना होता है द एसोसिएटेड इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2 और, तो इक्वेशन 1 और 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं उनकी मदद से पॉइंट्स, और फिर उन पॉइंट्स की मदद से फिर आपको पता है हम ग्राफ ड्रा करेंगे और आपके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट की मदद से ये मैक्सिमम वैल्यू वो भी फाइंड हो जाएगी। सो इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। एक्स वाई 0 एंड 0, एक्स वाई 0 एंड 0। ठीक हो गया। तो सेम जो कि पिछले क्वेश्चन में भी करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, so 2 multiplied by 0 plus y is equal to 40, y is equal to 40। यहाँ पे put x is equal to 0, 0 plus y is equal to 32, y is equal to 32। next put y is equal to 0, so 2x plus 0 is equal to 40, 2x is equal to 40 and x is equal to 20। यहाँ पे भी put y is equal to 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32। तो इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 40, 20, 32 एंड 32। तो ए पॉइंट आपके पास आ गया 0 एंड 40, बी पॉइंट आ गया 20 एंड 0, सी पॉइंट आ गया 0 एंड 32 और डी वाला पॉइंट आ गया 32 एंड 0। ये हो गया। अच्छा जी, अब चेकिंग के लिए जाएंगे तो 2x प्लस वाई लेस देन 40, x प्लस वाई लेस देन 32। तो ये हो गया पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 इज लेस देन 40, 0 इज लेस देन 40। सो ये आपके पास वैल्यू क्या हो गई है, ट्रू। 0 प्लस 0 इज लेस देन 32, 0 इज लेस देन 32, ये भी हो गई है ट्रू। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हर क्वेश्चन के लिए हम उसको यूज करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें यूज करना पड़ सकता है। अच्छा जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये हो गई इक्वेशन ए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ये हो गई इक्वेशन बी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। पुट इन b, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, और यहाँ से हो जाएगा y is equal to 32 minus 8 and y is equal to 24। ये आ गया। सो p ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0.8 एंड 24। ठीक हो गया। इस पॉइंट को भी हमने आगे चल के यूज करना है। अब सिंपल क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर कॉर्नर पॉइंट की मदद से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम इसके ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट्स चूंकि ज्यादा है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 10, 20, 30, 40। ठीक हो गया, यहाँ पे 40 लिख लिया है और साथ में क्या था 20। सो 10, 20 ये वाला पॉइंट आ गया। इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गई L1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है 32। तो यहाँ पे 30 और 32 यहाँ पे कहीं पे होगी, 20, 30, 32 यहाँ पे कहीं पे ये होगी, ये हो जाएगा 40। ठीक हो गया। बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं बाद में एग्जैक्ट ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि करीब करीब है तो इसलिए डिफरेंट कलर मार्कर को यूज कर लेते हैं। यहाँ से ये वाली लाइन हो गई, ये हो गई L2।
ठीक हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला एरिया हो गया इसके अंदर। तो इसको शेड कर लेते हैं, दोनों के लिए ट्रू था तो ये वाला एरिया आएगा। ठीक हो गया। अब जो कॉर्नर पॉइंट आए हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो ये वाला पॉइंट है 20 वाला, जो कि नजर भी आ रहा है। ठीक है, सो ये हो गया 20 एंड 0। नेक्स्ट, ये 32 वाला पॉइंट जो है, ये आगे जो पहले लिखा हुआ है ये यूज हुआ है। सो यहाँ पे हो गया 0 एंड 32। और एक ये वाला पॉइंट था जो कि हमने फाइंड किया था, वो था 8 एंड 24। ठीक है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लिख लेता हूँ, तो वो आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 एंड 32, 20 एंड 0, 8 एंड 24। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे ऊपर क्लियर ना हो तो यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझ भी आ जाए। अच्छा जी, अब वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो कि हम तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। सो वो क्या थी, नाउ फॉर द गिवन कंडीशन टू चेक मैक्सिमाइज f of x y is equal to 70x plus 50y। तो पॉइंट तीनों लिखे हुए हैं। f of 0 and 32 is equal to 70 multiplied by 0 plus 50 multiplied by 32 implies that 0 and 32 is equal to, तो 50 मल्टीप्लाई 32 करेंगे 1600 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है f ऑफ 20 एंड 0, 70 multiplied by 20 plus 50 multiplied by 0 implies that 20 and 0 is equal to 72 are 1400। और लास्ट में है f ऑफ 8 एंड 24, 70 multiplied by 8 plus 50 multiplied by 24। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 560, 70 8 जर 560 और 50 मल्टीप्लाई 24, 1760 आ जाएगा। आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1760। सो f ऑफ 8 एंड 24 इज इक्वल टू 1760। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू नजर आ गई है जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ RS 1760। ठीक है, इफ 8 lamps L1 and 24 lamps L2 are produced। तो ये आपके पास क्या हो गई है, इसका आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मुझे पता है कि बहुत से बच्चे इसका वेट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये इजी होगी, एक्सरसाइज यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो कंप्लीट होगी। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।